आलोक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाइए, आलोक एकेडमी डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर मैं नए नए कोर्स लेकर के आपके लिए आ रहा हूँ। फ्री कंटेंट करंट का आपको वहाँ मिल जाएगा। उसके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैं पूरी सीरीज लेकर के आ रहा हूँ और इंडियन हिस्ट्री की भी मॉडर्न इंडिया में, और धीरे धीरे उसमें मैथमेटिक्स के जो भी हमारी टीम है आलोक एकेडमी में वो भी कोर्स बनाने की तरफ अग्रसर हैं। समय के साथ आपको पूरे उस ऐप में चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ न्यूनतम दामों पर आप जाकर के चीज़ों को ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। जैसा आप जानते हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं या मेरा वीडियो देखते हैं, कि मैं आपके लिए थोड़े से समय में न्यूज़पेपर एनालिसिस को कंप्लीट करने का प्रयास करता हूं। आज का जो प्रमुख टॉपिक लिया है वो है एक नए ध्रुवीकरण का उभार। आपको जैसा जानते हैं कि TV9 में मैं 2 मार्च को लाइव आया था अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ में एज ए राजनीतिक विशेषज्ञ, और उसमें मैंने यही बात बताने की कोशिश की थी जो डॉक्टर AK वर्मा बता रहे हैं कि भारत में एक नया वर्ग उभर कर आ रहा है। कुछ वैसे ही या बिल्कुल ऐसे ही मैं बार बार बात कहता हूँ कि एक लाभार्थी वर्ग है भारत में, और वो लाभार्थी वर्ग हिंदुत्व की चास्ती में भी लपेटा गया है। यानी जाति, हिंदुत्व और लाभार्थी वर्ग। एक तरफ लाभार्थी वर्ग में जाति विहीन सारे लोग आ जाते हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई पार्शियलिटी बीजेपी नहीं करती। दूसरा आता है जाति संरचना का भी ध्यान रखा जाता है कि कितने % लोग हैं, इससे उनका फायदा उनको जोड़ा जाए उस तरह से। और तीसरा जोड़ा जाता है हिंदुत्व के मुद्दे पर। तो बीजेपी इन 3 कोर इशूज को लेकर के चल रही है और धीरे धीरे वो कोशिश करेगी कि जातीय मुद्दे को बाहर निकाल दिया जाए, और अब वो मुद्दा जो है वर्ग का या वर्ग विशेष का, या ये कहें लाभार्थी वर्ग का, और साथ में हिंदुत्व को लेकर के चलेगी। और फिर उसके बाद वो हिंदुत्व वाले मुद्दे को भी हो सकता है आगे आने वाले समय में कमजोर करे और सिर्फ लाभार्थी वर्ग के आधार पर चुनाव लड़े। तो आज का जो एनालिसिस है डॉक्टर AK वर्मा का वो इसी पर बेस्ड है। इसी को लेकर के उन्होंने बताया कि भारत में ये उत्तर प्रदेश के चुनाव का रिजल्ट कहीं उस लाभार्थी वर्ग के आधार पर उतना ज़्यादा बदल न जाए, यानी बीजेपी 300 पार भी जा सकती है। ये नहीं कह रहे, ये मैं कह रहा हूँ। अगर लाभार्थी वर्ग की जो कॉन्सेप्ट है अगर वो सफल हो जाती है, हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर वो वोट मिलता है बीजेपी को, अगर जाति आधारित वोट मिलेगा तो भाजपा 200-210 से ज़्यादा नहीं पहुँचेगी। हो सकता है भाजपा की सरकार ना बने, सपा की बने फिर। लेकिन अगर जाति के ऊपर हिंदुत्व और लाभार्थी वर्ग पर चुनाव होता है तो आप मान के चलिए कि भाजपा सरकार तो बनाएगी, लेकिन वो बहुत अच्छे बहुमत से 250-300 सीटों से भी बना सकती है। डर लगता है 300 सीटें आसपास कहने में, क्योंकि कोई भी अब 200 से ज़्यादा उन्हें कहने के लिए तैयार नहीं है। बट मेरा जो एनालिसिस है एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरा मानना है कि अगर ये डिपेंड करेगा कि भाजपा ने पिछले 5 सालों में जो लाभार्थी वर्ग तैयार किया है, जाति के विहीन, धर्म के बिना और क्षेत्र के बिना, उन्होंने जितना भी किया है वो जाति, पंथ, मजहब के बगैर उन चीज़ों को लॉन्च करने का, जोड़ने का प्रयास किया है। इसको लेकर के न्यूज़पेपर में एक परिचर्चा है जो मैंने आपको बताया है। दूसरा है कि भारत के लिए भी सबक है यूक्रेन संकट। में बार बार लगातार बता रहा हूँ, यूक्रेन संकट से हमें सबक है कि चीन पाकिस्तान को नियंत्रित करने में कैसे हम काम करें। क्योंकि अगर चीन और पाकिस्तान ये संधि कर लेते हैं, जैसे हमारे और भूटान की है कि भूटान पर हमला भारत पर हमला माना जाएगा, अगर यही प्रक्रिया चीन पाकिस्तान में संधि कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इसके पहले कि इस तरह के समझौता हो, भारत को POK लेना चाहिए। लेकिन वो अब इस समय ऐसी स्थिति की दुनिया, कोई देश हम अपनी ही जमीन को दोबारा लेंगे तो भी हम दुनिया में विलेन हो जाएंगे। रूस यूक्रेन के चक्कर में चीज़ें, पहले कोरोना के चक्कर में चीज़ें टल गई, फिर रूस और यूक्रेन के चक्कर में अभी हमें फिर वेट करना होगा। 1.5 साल बाद एक उचित समय होगा जब हम POK को लेने की स्थिति में आएंगे। दूसरा एक टॉपिक है, जैसे प्रधानमंत्री का ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनेगा भारत। अगर आपको ग्रीन हाइड्रोजन जाना है तो आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में करंट की, वहाँ पर हमने ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के बताया है। ग्रीन हाइड्रोजन अब फ्यूचर की एनर्जी होगी, और जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट 20वीं सदी का एनर्जी सेक्टर रहा है, फिर इस समय हम देखते हैं बैटरी चलित जो वाहन और बैटरी को माना गया एनर्जी के लिए, लेकिन वो भी नहीं, ना CNG ना बैटरी। जो ग्रीन हाइड्रोजन वाली मैटर है वो रियल, ये तो एक तरह की हाइब्रिड व्यवस्था है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बाद CNG और बैटरी दोनों चलती है। वो बहुत बड़ा चेंज नहीं है। बट ग्रीन हाइड्रोजन के तो एनर्जी के रूप जब हम उपयोग करेंगे तो ये बहुत बड़ा चेंज आएगा मानव सभ्यता के रूप में। तो भारत के प्रधानमंत्री इस बार हमने तय कर लिया है
कि एनर्जी सेक्टर पे, जैसे पुराने समय में घोड़ों पर निर्भर रहते थे युद्ध के लिए, फिर नए समय में हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट और वेपन्स पर निर्भर रहने लगे। अब बोले कि जो अगली व्यवस्था आएगी दुनिया की 21वीं सदी में, वो है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पर। तो ग्रीन हाइड्रोजन पर भारत दुनिया का मेन एक्सपोर्टर बनेगा। सरकार इसके लिए नीतियां बना करके आगे चल रही है। इसके एक मुद्दा और है कि युद्ध से फूटेगा महंगाई बम। आप जानते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, दुनिया में और भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ें कम हो जाएंगी, या तो हमारे आर्थिक लाभ सिकुड़ेंगे और वो सब चीज़ें महंगाई के रूप में निकल करके आएंगे। एक और मैटर है, भारत में जो कोरोना के मामले रह गए हैं, वो सक्रिय मामले 69,000 के आसपास रह गए हैं। ये भी एक अच्छी खबर है। और थर्ड वेव में उस तरह से देश को नुकसान नहीं हुआ जिस तरह से वेव आने पर हुआ। ये कमाल रहा जो वैक्सीनेशन का जो कमाल है। और सैंडविच जो वैक्सीनेशन भारत में बनी, अगर आप सैंडविच वैक्सीनेशन जानना चाहते हैं मेरे प्ले लिस्ट पर जाइए और आप सैंडविच वैक्सीनेशन को भी देख लेते हैं। उसके साथ एक और क्वेश्चन आया है कि जबरन मतांतरण, जो धर्म को जबरदस्ती मत पर मोटिवेट करके किसी तरह से दबाव बना करके धर्म को परिवर्तित करवा देते हैं। तो अब हरियाणा 7वां राज्य बन गया है भारत में जो जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने वाला 7वां राज्य अब हरियाणा होने जा रहा है। अनिल विज ने हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 पेश कर दिया है। कांग्रेस विधायक ने सदन में उसका विरोध किया है, लेकिन क्योंकि सरकार बहुमत में है तो ये बिल पारित हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। उसके साथ और अगर हम न्यूज़पेपर एनालिसिस में जाएं, आप कह रहे हैं इंटरनेट ना होने पर भी व्हाट्सएप चल सके, ये खबर है और अच्छी खबर है। इंटरनेट नहीं है तो भी व्हाट्सएप को आप रन कर सकते हैं, वेरी गुड। और ज़्यादा लोग बर्बाद होंगे क्या कहा जा सकता है, लेकिन ठीक है भाई, टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे या दुरुपयोग, व्हाट्सएप ना होने नेट ना होने पर व्हाट्सएप चलता है, अच्छी बात है, लेकिन उसका उपयोग करेंगे या दुरुपयोग ये देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ बाकी तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं ही, तो इसमें कोई ऐसा, इसमें क्योंकि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा परिचर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। कहाँ लूट हुई, कहाँ डकैती हुई, कानपुर में गंगा नाम के चौक बंद है, बाकी बहुत चीज़ें अभी भी गड़बड़ चल रही हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। एक और बिंदु है कि परमाणु प्लांट पर रूस के हमले से दुनिया में दहशत कि अगर वो वहाँ पर अगर लीकेज हो जाता, चेरनोबिल जैसी घटना हो जाती तो पूर्वी यूरोप में तहलका मच जाता, और वो चीज़ें ठीक नहीं है। रूस को भी इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगला फ्रंट पेज में कि 7वां चरण का चुनाव होने जा रहा है, सब ने अपनी ताकत लगा दी है, ये आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर नहीं है। और इस तरह से मैंने विद इन 10 मिनट आपको जो न्यूज़पेपर में बेहतर चिंतन था या जो चीज़ें आपके काम की थी वो आपको मैंने बता दी है। दोस्तों आज का टॉपिक यही हम समाप्त करेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है और यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक करें बगैर बच जाएंगे, हो सके तो कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे 50% से ज़्यादा व्यूअर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स, जिससे उन लोगों तक भी वो चीज़ें पहुँचे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर भी प्राप्त हो सके। दोस्तों आज का परिचर्चा यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।